नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर हमारे साथ हैं जस्टिस अंसारी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्कार। इस समय कोर्ट्स में छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन चल रहा है इस देश में। मुझे लगता है कि दो ही इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको समर वेकेशन और जाड़े का वेकेशन मिलता है। एमपीज एमएलएस की बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो वेकेशन ही वेकेशन होता है, तो उनकी कोई बात नहीं है। अभी तो बहुत सारे लोग विदेश घूम के आए हैं, जहां क्या करने गए थे ये हम लोग को पता नहीं है, क्या करके आए हैं ये भी नहीं पता है। लेकिन वेकेशन चल रहा है और इसमें कई चीजें टल गई हैं। जाहिर तौर पे वक्फ बोर्ड पे लगातार बात चल रही थी, लगातार बहस चल रही थी, अब वो वेकेशन के बाद ही होगी शायद। लेकिन इन सबके बीच में दो बड़ी बातें आई हैं जिस पर हम चाह रहे थे कि जस्टिस साहब का ओपिनियन लिया जाए, समझा जाए क्या है। एक तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो मानसून सत्र अभी शुरू होने वाला है 15 जुलाई के बाद, संसद का मानसून सत्र, उसमें महाअभियोग प्रस्ताव लाने का मामला है। भारत के संसदीय इतिहास में जजों के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव बहुत कम आए हैं। मैं नहीं बताऊंगा, जज साहब ही बताएंगे उसके बारे में डिटेल में। तो जस्टिस वर्मा का मामला आप लोग जानते हैं, करप्शन का केस है। ये पाया गया उनके यहाँ आग लग गई, उसमें पता चला कि बोरे में पैसे रखे हुए थे, सैक्स में पैसे रखे हुए थे। कितने पैसे होंगे पता नहीं, मैंने तो कभी सैक में पैसे देखे नहीं है। बैंक में नौकरी करने वालों ने शायद देखा हो कि सैक में पैसे कैसे आते हैं। तो वो पैसे रखे गए थे, फिर हुआ कि नहीं पैसे नहीं थे, फिर हुआ कि है। इसी प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की थी और ये बताया था कि 3 हाईकोर्ट के जजेस को नियुक्त किया गया था। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें करप्शन का मामला पाया गया है। किसी और नौकरी में होते तो तुरंत हटा दिया जाता, लेकिन जज हैं तो उनके खिलाफ एक अलग तरह का प्रोसीजर चलता है। एक याचिका भी लगी थी जिसको खारिज कर दिया गया और अब संसद के ऊपर है कि संसद उनको हटाती है कि नहीं हटाती है। वो महाअभियोग प्रस्ताव में तय होगा। एक मामला ये है। दूसरा मामला सर जो मुझे लग रहा है जिस पर हम आगे बात करेंगे, गवई साहब लगातार जो है प्रोएक्टिव हो गए हैं। जब तक चीफ जस्टिस नहीं थे उनके इतने बयानात नहीं आते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे चीफ जस्टिस या तो बयान बहुत ज्यादा देने लगते हैं या फिर उनके बयानों को जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती है, लोग उस पर ध्यान देते हैं, तो अब जो कह रहे हैं उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। उसमें एक बात वो लगातार कह रहे हैं कि यहां से रिटायर होने के बाद, चीफ जस्टिस की पोस्ट से रिटायर होने के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो नहीं लिए जाने चाहिए। इसको लेकर एक बहस है। दो बातें हो सकती हैं, आप उस पर डिटेल में बात करेंगे कि इतना सारा नॉलेज किसी के पास हो, मतलब एक चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस हो, ला का जबरदस्त नॉलेज हो, हर चीज जबान पर हो, दुनिया भर में जो कोर्ट केसेज हुए हैं उनके बारे में इतनी शानदार जानकारियां और एनालिसिस हो। ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूं, कुछ लोग बेहतर कुछ लोग बदतर जरूर होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूं। उनको 60 साल 65 साल का होने के बाद घर क्यों बिठा दिया जाए? क्यों नहीं उनकी क्षमताओं का उपयोग किया जाए? एक तो सवाल ये बनता है। और दूसरा, क्या वो लालच की तरह उपयोग होती हैं? इन दो मुद्दों पे और कुछ और मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। सर शुरुआत करते हैं। वक्फ बोर्ड वाला मामला जो अटका हुआ है, आगे खुलेगा। किस तरफ आपको जाती हुई चीजें लग रही हैं? एक छोटा सा आंसर उस पे और फिर उसके बाद जस्टिस वर्मा पे बात करते हैं। देखिए, जो भी हम लोग बोलेंगे वो तो स्पेकुलेशन होगा, सोचने का तरीका होगा। अभी तक जो सर मीडिया बहस मीडिया का काम स्पेकुलेशन ही होता है। इसमें आप लोगों की थोड़ी हम मदद ले लेते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हैं। जिस हिसाब से बहस चली है सुप्रीम कोर्ट में, उससे अंदाजा ये होता है कि शायद वक्फ बिल में कमजोरियां, इंफॉर्मेटिव डिफेक्ट्स जरूर हैं। तो हम्म। फैसला जो है वो सरकार के अगेंस्ट में भी जा सकता है, काफी मुमकिन है कि जा सकता जी। है। जहां तक आपने जजेस का या चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट नहीं लेने की बात की है, एक तो ये है कि आजकल आर्बिट्रेशन का स्कोप है जो पहले इतना नहीं था। दूसरा ये है, कुछ अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट्यूटरी हैं, वो कानूनी ऐसे बना गया है। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन में पहले था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे, तो हम्म। रिटायर्ड चीफ जस्टिस मिलना मुश्किल हो गया, तो उसको अब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कर दिया। और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं जो चीफ जस्टिस के लिए हैं हाई कोर्ट के, और नहीं तो हाई कोर्ट जज के लिए है। इस सरकार के आने के बाद में जजेस को शामिल कर दिया गया जहां जजेस नहीं थे।
दो कारण हो सकते हैं, या तो ये है कि वो अपने हिसाब से बनाना चाहेंगे, या दूसरा ये है कि ज़रूरत है। हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, लेकिन जो सरकारी अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो आप क्या करेंगे उसमें, तो लाना तो आपको होगा, लेकिन उसमें आप निष्पक्ष तरीके से अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। होगा निष्पक्ष बड़ा मुश्किल या थोड़ा नामुमकिन सा। थोड़ा इस सवाल को सर थोड़ा इस सवाल को पिन पॉइंट कर देता हूँ। राज्यसभा के मेंबर भी बने हैं एक्स जी। चीफ जस्टिस, जबकि जहाँ तक मेरी समझ है चीफ जस्टिस का ओहदा राज्यसभा के मेंबर से काफ़ी बड़ा होता है और ऐसा। उनके कुछ फैसलों पर सवाल भी था जी, 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 जी। नहीं, और एक ऐसा है पार्टी के कि राज्यसभा मेंबर बने हैं। और इसके अलावा कलकत्ता में हाई कोर्ट से रिटायर होने के अगले दिन एक चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं तो ज़िंदगी भर आरएसएस में रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये बड़ा मैं बोलता हूँ दुखदाई, या इट्स अ बिग ट्रेजेडी। होना नहीं चाहिए था जो जस्टिस गोगोई ने किया कि वो राज्यसभा मेंबर बन गए। उससे पहले भी लोग बने हैं। एक क्वेश्चन आ रहा था कि थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, तो वो कूलिंग ऑफ पीरियड से आप अवॉइड कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। 6 महीने बाद बन जाऊंगा मैं, साल भर बाद बन जाऊंगा, इस टाइप की बात तो होती रहती है। अब जैसे गोगोई साहब से पूछा गया था, तो उन्होंने बोला प्रेसिडेंट ने मुझे नॉमिनेट किया है, मतलब। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट भी जब नॉमिनेट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विच बिल्कुल। इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो कुल मिला हुँ। के प्राइम मिनिस्टर की इनिशिएटिव में ही जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और जो प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया प्राइम मिनिस्टर के बोलने पर, तब उसमें तो क्या ही बोला जाए। नहीं होना चाहिए था, और उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी अभी तक नजर नहीं आया। मेरे ख्याल में 3 साल करीब हो गए हैं, लेकिन देयर हैज बीन नो कंट्रीब्यूशन एट ऑल। बड़ा स्ट्रेंज है ये। और किसी बहस में उनको सुना नहीं गया कभी भी। एक बार उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन वो इतना इग्नोरेबल था कि उसको किसी ने बहुत कवर किया नहीं। एक स्पीच उन्होंने दी जो बहुत बहुत शानदार भी नहीं थी, बहुत ऑर्डिनरी स्पीच सी थी। हालांकि वो अच्छे बोलने वाले में से हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं। इज ए गुड स्पीकर, बट somehow he has not been। और जब आदमी का रेपुटेशन खराब हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको लोगों का अटेंशन इंगेज करना। तो बिल्कुल। गवर्नर साहब का ये है कि मैं नहीं लूंगा, इससे इतना भरोसा हो जाता है कि वो किसी अपॉइंटमेंट के रिटर्न में कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे। तो उससे जो गलत वर्डिक्ट होने के चांसेस हैं वो कम या नील हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो अपॉइंटमेंट नहीं ले वो करप्ट नहीं होगा, वो भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो है सिचुएशन वो तो बड़ा ही अजीब है। और आपने जो बोला रिटायरमेंट का 65 या 62 में, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 62 में रिटायर होता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस 65 में रिटायर होता है। अमेरिका और इंग्लैंड में जो है रिटायरमेंट एज आप जैसे जानते हैं कि नहीं है। वहाँ जज खुद रिटायर होता है जब उसका लगता है कि मैं अब मन नहीं सकूंगा, तो वो रिटायर हो जाता है कि मैं नहीं लूंगा। ये हम कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन क्योंकि हम बहुत पिछले 10 सालों में या कुछ दिनों में हम लोग इंडिपेंडेंट जजमेंट्स नहीं दे पाए हैं, शायद क्योंकि लोगों को अब हर जजमेंट में शक होने लगा है। तो उस लिहाज से जो है रिटायरमेंट का एज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत यूजफुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम वाकई में इंडिपेंडेंट जजेस बना सके, तो उसमें फिर रिटायरमेंट एज अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो बहुत इंस्टीट्यूशन को बहुत लाभ होगा। सर वर्मा जस्टिस वर्मा की बात कर रहे हैं। 8 मई की घटना बताई जा रही है कि उस समय जो सीजेआई थे संजीव खन्ना साहब, उन्होंने पीएम और राष्ट्रपति को लेटर लिखा है कि इनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव चलाया जाए, सिफारिश की है इस बात की। जी, जी, और जी, जी। हालांकि ये पब्लिक नहीं किया गया है ये लेटर, और जाहिर तौर पे पब्लिक करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जस्टिस वर्मा वाला जो केस है उसके बहाने थोड़ा मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि ये महाअभियोग का पूरा प्रोसेस क्या है? मैं क्या, मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे। और दूसरा ये कि पहले
जो महाअभियोग हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, इससे पहले कि महाअभियोग के बारे में मैं कुछ बोलूँ, मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा कि हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना को नीचे से ऊपर लाया गया था, और जब वो बने थे तब शायद इतने उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं था, लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है उससे लगता है कि उन्होंने एक नया ब्लड इन्फ्यूज जिसको करते हैं, नया खून चढ़ाया इस इंस्टीट्यूशन में, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवई साहब ही ऐसा फैसला करेंगे जैसे कि जस्टिस खन्ना ने दिखाया। और उसके बाद में हमारे जस्टिस रवि का आ रहे हैं, उनके बारे में लोगों को काफ़ी शक व शुबा है, लेकिन वक्त का इंतज़ार हम करें और तब कोई कमेंट करें वो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक महाअभियोग का सवाल है, वो इंग्लैंड या अमेरिका से आया हुआ है। हम लोगों ने जो स्कीम लिया है वो ब्रिटेन की स्कीम से मिलता जुलता है काफ़ी, उसमें थोड़ा सा कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्कोप है। ये सारे लोग जो जिन्हाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग है, वहाँ इम्पीचमेंट इसलिए है ताकि जज प्रोटेक्टेड रहे और उसको छोटी छोटी बातों पर जो है परेशान ना होना पड़े, वो फियरलेसली जजमेंट दे सके। क्योंकि जब जज ओथ लेता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, वो उसमें जो बोलते हैं ना कि विदाउट फियर और फेवर दोनों बोलते हैं, या कि हम सिर्फ फेवर नहीं करें तो हम अच्छे जज नहीं बन सकते, हमें विदाउट फियर भी करना होगा तभी हम अच्छे जज बन सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलूँगा इस मामले में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, हमारा ये संविधान नहीं था, तब भी जजेस ओथ लिया करते थे। फर्क उसमें ये था, उस टाइम में जब वो ओथ लेते थे वो किंग के नाम पे लेते थे कि मैं आई विल रिमेन लॉयल टू द किंग एंड हिज सक्सेसर इन ऑफिस। मतलब किंग ही नहीं, उसके बाद जो उसके सक्सेसर होंगे मैं उनके प्रति लॉयल रहूंगा। लेकिन इस लॉयल्टी के होने के बावजूद ऐसा मौका नहीं आया जहां लोगों ने ये क्वेश्चन या प्रश्न उठाया हो कि आपका जजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन उठा था कि वो सारे जजमेंट जो उन लोगों ने दिए क्या वो सब नल एंड वॉइड कर दिए जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं रहा। इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया में हम लोगों को जजेस का इम्पीचमेंट देखने को मिल रहा है, और जहां इम्पीचमेंट नहीं हो रहा है वो भी बहुत अच्छे नहीं है। जैसे आपको याद होगा जैसे दीपक मिश्रा का भी हुआ था इम्पीचमेंट का जैसे प्रोसेस, जी, जी, बिल्कुल। वो लेकिन उसमें जो है स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने नहीं आगे बढ़ाया, इस वजह से प्रोसेस वहीं रुक गया। अब आप जैसे देखेंगे कि जस्टिस वर्मा जो दीपक मिश्रा हैं, उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो सिंगापुर एपेलेट ट्राइब्यूनल ने सेटिसाइड कर दिया कि ये कट पेस्ट हो रहा है, एक जजमेंट से उठाया और दूसरे जजमेंट में डाल दिया, ये कमियां या खामियां हैं। जहां तक ये हम लोगों का प्रोसेस है उसमें दो चीजें याद रखनी चाहिए आपको, कि एक जो है कोर्ट का अपना इन हाउस प्रोसीजर है जिसमें ये कमेटी अपॉइंट हुई थी जो अभी आपने बताया। ये कमेटी जो है इसने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें से जो हम लोगों को सुनने में मिला है कि उसमें जस्टिस वर्मा को इंडाइट किया गया है कि उनका जो है इन्वॉल्वमेंट इन करप्शन। जी, उस वजह से। तो अब जो है ये किरण रिजिजू जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम लोग सब पार्टियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जब भी फेल हुआ है हर बस बहुत टाइम में फेल हुआ तभी है जब पार्लियामेंटेरियंस जो है उस अभियोग को आगे नहीं बढ़ाते हैं।
तो दो चीजें हैं, एक तो कमेटी बनाया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उसने रिपोर्ट दिया। अब जो वहां जो स्पीकर को दिया गया है वो दोनों जगह दिया जा सकता है, स्पीकर को भी दिया जा सकता है, राज्यसभा के चेयरमैन को भी दिया जा सकता है। तो स्पीकर को यहाँ हमें मालूम नहीं रिजवी साहब ने किसको दिया है, हम एश्यूम करते हैं कि पार्लियामेंट है तो लोकसभा में दिया होगा उन्होंने। तो उसके स्पीकर को पहले इसको इनिशिएट करना पड़ेगा और उसमें जो है वो एक कमेटी बनेगी जो 3 आदमियों का होगा। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। एक जो हाई कोर्ट्स हैं, अपने जो भी हाई कोर्ट्स हैं उन सारे हाई कोर्ट्स में एक चीफ जस्टिस लिया जाएगा उस कमेटी में, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। अब इंडिया में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो हम बोलते हैं उनका मिलना बड़ा मुश्किल है, इसी पर बहुत ऑब्जेक्शन रहा है कि वो जूरिस्ट जो है वो किसी इस कैंप का है या उस कैंप का है। अमेरिका में जूरिस्ट की बहुत इज्जत होती है और उन पर लोग रिलाई भी करते हैं। आपने नाम सुना होगा फ्रैंकफर्ट, बहुत ऊंचे जज बिल्कुल। माने गए हैं, वो भी एक एडमिशन ही थे। इस टाइप का अगर आदमी हो, क्योंकि वो भी बहुत, लेकिन वो शायद प्रेजेंट गवर्नमेंट को वो सूट नहीं करेंगे, इसलिए मालूम नहीं वो होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर उन जैसे आदमी को रखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट करार दिए जाएंगे। नहीं तो आप किसी भी जज को रख सकते हैं, किसी भी वकील को रख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट है। लेकिन देखिए जैसे अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल है, ये गवर्नमेंट के माउथपीस नहीं होना चाहिए। इनके अंदर ये होना चाहिए कि ये हकीकत है और मैं इसको पेश कर रहा हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में जाए या अगेंस्ट में जाए। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये है कि हम वही बोलेंगे कोर्ट को जो गवर्नमेंट को सूट करता हो, भले वो सही हो या गलत हो, वो अपीलिंग हो या नहीं अपीलिंग हो, ये फर्क जरूर। तो ये कमेटी बनानी पड़ेगी। और उसके बाद जो है, जो पार्लियामेंट में दोनों सेशन को लिया जाएगा, इसका एक सिंपल मेजॉरिटी होना होगा जिसमें ये पास होना हो। दूसरा ये है कि जो लोग प्रेजेंट होंगे उनका 2/3 होना होगा। मतलब जैसे अगर आप बोलते हैं कि ये 15 आदमियों की पार्लियामेंट में है, तो उसमें जो है मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, मतलब 8 आदमी आपके पास 10 हो। या ज्यादा। दूसरा हो जाएगा कि अगर 2/3 जो लोग हैं उसका 2/3, इसका मतलब 15 में से 6 आदमी जो है उनका 6 आदमी नहीं, 10 2/3 लोग, 15 मतलब में से 10 लोग। तो इतने आदमी आपको आपके फेवर में होने चाहिए या इम्पीचमेंट मोशन के फेवर में होने चाहिए। जो केस वर्मा साहब का है बहुत ही दुखद, इम्पीचमेंट होना भी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि उनको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, वो अपना वकील भी रख सकते हैं। अगर आपको याद होगा एक जमाने में कपिल सिब्बल भी आए थे बन के, वो जो डॉक्टर ये जस्टिस पहले वाले जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट चली इम्पीचमेंट थी। हुआ था, जी जी जी, जो चंडीगढ़ से आए थे। आज के जी दिन जी। में देखें तो उनके अगेंस्ट में जो है चार्ज बड़ा मामूली सा था, ये है कि उन्होंने बड़े कीमती फर्नीचर लिए हैं। वो अपने लिए नहीं, वो चीफ गेस्ट के रेजिडेंस के लिए लिया गया था। उस जमाने में वो स्टैंडर्ड था। आज के जमाने में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मालूम नहीं। आज के जमाने की जैसे आपने बात की है सर, तो मैं 3 छोटे छोटे जो है फैसलों की बात कर रहा हूं और मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा उस पर। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जहां 24 साल के एक आदमी ने ये जो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उस पर टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी में कावर्ड कहा था। यानी मोदी जी को जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उनको कावर्ड कहा गया था, और एक जगह नरेंद्र सरेंडर लिखा गया था। सोशल मीडिया की टिप्पणी थी और इस पर जी एफआईआर हुई है। क्वैश कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंदा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसको क्वैश नहीं किया जा सकता है। जो कहा है उसमें है कि अब ये प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, ये उनका अपमान करने वाली और ये सारी चीजें हैं, लैंग्वेज को लेकर बात की गई है। एक केस ये है। एक पत्रकार हैं अजय जी,
और उनका एक यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, छोटा-सा चैनल है। उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ऊपर टिप्पणी की है, जिसका सुओ मोटो लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जा रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा था कि एक हमारे लॉ मेकर साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट दंगों के पीछे है और क्या-क्या है, और उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई। उसको कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इतना मजबूत है कि इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। लेकिन अजय शुक्ला के ऊपर सुओ मोटो लेकर बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का उन्होंने कौन-सी पोस्ट, कौन से वीडियो का है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और इन सब के बीच एक मामला सर एक ऐसे गरीब आदमी का है, जो 104 साल की उम्र में जेल से बेगुनाह बताकर रिहा हुआ है। 50 साल से ज़्यादा वो जेल में रहा है और अब कोर्ट के फैसले के अनुसार ही ये 50 साल उसकी बेगुनाही के थे। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई मुआवज़ा मिलेगा। 104 साल उम्र हो गई है, अब ज़िंदा भी कितना भी रहेगा वो। ये 3 फैसले हैं सर, क्या वाक़ई कॉवर्ड कहना या आलोचना करना, आप एक बड़ी कुर्सी पर रहे हैं, आपने फैसले दिए हैं, इतनी बड़ी बात है कि उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए? देखिए, पहले मैं असल इसी में मैं आपसे 104 से समझना असल असल में जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो अभिव्यक्ति का अधिकार जिसको कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ जी, स्पीच कहा जाता है, ये इसके मतलब क्या कहाँ खत्म होती है, कहाँ से शुरू होती है? क्या ये पूरा मामला है? नहीं, जैसे बोला जाता है ना कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच बट यू हैव नो फ्रीडम आफ्टर द स्पीच। तो ये वो मामला है जी। कि अगर उनको किसी पोस्ट से इंसल्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन जो सेक्शन उनके अगेंस्ट में लगाया गया है वो जी। सेक्शन ऐसा है कि जिससे एमिटी जो है या ब्रीच ऑफ पीस होता हो उसके लिए है। वैसे मैं समझता हूँ शांति अगर भंग, लोगों के बीच जी में जी शांति भंग करने जी का जी आरोप। जी जी। जी जी हुँ, इससे कोई शांति भंग वाली बात तो नहीं होती। हर एक लीडर का अपना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या गांव का पंचायत का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो, उसके भी अपने फॉलोअर्स होते हैं, उसको भी बुरा भला बोला जाएगा। तो हम, अब ये है कि कोई अगर नामर्दी दिखाता है, जब उसको मर्दांगी दिखाने का चाहिए, वो भी तो एक कभी जरूरी होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हुँ, नहीं बोलेंगे कि आपने मर्दांगी नहीं दिखाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हुँ, कि इस केस में क्या है, लेकिन अदरवाइज मर्दांगी अगर हम नहीं दिखाते हैं जहां दिखाना है, तो आपको आदमी क्या बोलेगा कि आप नामर्द हैं, आप नहीं दिखा सकते हैं? यही तो बोलेगा ना कि आप इम्पोर्टेंट है, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ, यू डोंट हैव द करेज। हमें ये चीजें सीखनी चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज से। कितना स्ट्रांग है वो। जो बुश का केस था, हुँ, बुश फॉर उसके अगेंस्ट में अलगौर का, हुँ, उसमें बुश जीते, लेकिन जो बेंच पे थे वो ऐसे लोग थे, कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो बुश के नॉनली फेवर में थे कि ये बुश को फेवर करते हैं। हुँ, तो उस पे एक किताब छपी है जिसका नाम है सुप्रीम इनजस्टिस। ओह! और उसमें राइटर ने लिखा है कि बुश वाले केस में जीता कौन ये तो नहीं मालूम, लेकिन हार जो है वो जुडिशरी की हुई है। इट इज हुँ, जुडिशरी विच इज द क्रेडिबिलिटी एंड इट हैज लॉस्ट इट्स हुँ, रेपुटेशन। बहुत बड़ी बात है। लेकिन रेजिलियंस देखिए सुप्रीम कोर्ट का यूएस में, कि उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा एकेडमिशियन है जिसने ये लिखी है किताब, हुँ, लेकिन हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो ये है कि ये तो हमारे प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए ना, कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई बोलता है तो आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उन चीजों को इग्नोर कर दें। अब आपके भेजे हुए लोग या आपके जो सपोर्टर्स हैं वो इस तरह से करें, बड़ी अजीब सी बात है। अब जहां तक आपके 104 वाले
4 उस बरस पर भी वाले। उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अजय शुक्ला की जो मैंने बात की, उन्होंने कोई वीडियो बनाया और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला हो रहा है, और उसके पहले एक लॉ मेकर इतनी बड़ी बात कहते हैं लेकिन वो मामला नहीं आगे बढ़ता है। यही तो मुसीबत है। आप सो मोटो एक्शन लेते हैं, लेकिन एक आदमी ने बोल दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है इंडिया को, आप कुछ नहीं कर सकते। और एक पत्रकार है, क्योंकि वो उसके पास कुछ नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट सपोर्ट मशीनरी सिस्टम उसके पास में नहीं है, तो आप उसको घसीट लें। आप अपनी ताकत का जोर जो है वो तो अपने जो ताकतवर है उसी के सामने आजमाएंगे ना। क्योंकि बड़े लोग बोल के गए हैं कि कभी लड़ाई करना हो तो स्ट्रांग आदमी से लड़ाई करना, ताकि हार जाओ तो अपने को खराब भी न लगे कि यार मेरे से स्ट्रांग है। अपने से कमजोर आदमी से लड़ाई करके उसको अगर आप मात देते हैं और हरा देते हैं तो क्या कमाल है। और यही हाल हमारा ये, मैं ऐसा समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये करता है तो सुप्रीम को एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होना चाहिए ना। और ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं कर सकता था, तब भी कर सकता था। और जब उस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में आप कंटेम्प्ट ऑफ मोटो ले रहे हैं, तब भी आप ले सकते थे उस पार्लियामेंटेरियन के अगेंस्ट में, बिल्कुल। जिसने बोला कि सीजीआई जो है वो धर्म युद्ध की गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। तो और इसके उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ऐसी चीजें कही जा चुकी हैं, ऐसे ऐसे मीम बन चुके हैं, बिल्कुल जिससे ज्यादा अपमान तो हो ही नहीं सकता है। मैं तो यहाँ पर नाम भी नहीं ले सकता हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन मीम्स में सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ कहा गया है उसको दोहराते हुए भी मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं दोहराऊंगा भी नहीं। लेकिन वो सब पब्लिक स्पेस में है, हम लोगों ने देखा है। जी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको सुप्रीम कोर्ट के लिए ये फेयर नहीं है, ये उचित नहीं है कि एक जर्नलिस्ट को आप, उसने अपने एक्सप्रेशंस रखे, आपको अच्छा नहीं लगा आप इग्नोर करें। आप तो इवन एडवाइस भी दे के छोड़ सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। आप। बिल्कुल। चेतावनी दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और थोड़ा सा वो वाला केस भी सर, क्योंकि आप भी लोअर कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक का आपका अनुभव है। 104 साल की उम्र में रिहा किया जाता है, 50 साल से ज्यादा जेल में रहता है, और ये इकलौता केस नहीं होगा, इतना लंबा नहीं होगा। लेकिन 10-10, 15-15, 20-20 साल के तो हम भी तमाम उदाहरण जानते हैं। कई देखिए, जगह मुसलमानों को पकड़ा गया, आतंकवादी कहा गया, 15 साल बाद छूटे, 6 साल बाद छूटे, 8 साल बाद छूटे, और पता चला कोई केस नहीं था। ये मतलब फंडामेंटली कहाँ प्रॉब्लम है, या आप जैसे फंडामेंट भी बताना चाहें। देखिए, एक तो ये कि सारी जुडिशरी इस आदमी के सामने शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं है आपको इस आदमी को 48 ईयर्स आपने उसको जेल में रख के छोड़ा और उसके बाद में उसको आजाद कर दिया। आपको मैं बताऊं कि ये जो पेंडिंग केसेस होते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसका हर 3 महीने में एक स्टेटमेंट बनता है। मतलब मार्च में, जून में, सितंबर में, फिर दिसंबर में, पर्टिकुलरली ऑफ द ओल्ड पेंडिंग केसेस। तो वो स्टेटमेंट भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में बने होंगे और वो स्टेटमेंट चीफ के सामने भी आए होंगे। तो क्या एक्सक्यूज है फॉर सक्सेसिव चीफ जस्टिस नॉट टू पे अटेंशन टू दैट केस? उसमें हमारे जस्टिस चंद्रचूड जो है वो भी चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनके जमाने में भी जरूर आया होगा ये केस उनके सामने। अगर ये केस आया ही नहीं है, तब बात दूसरी, अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स नहीं बोल रहा है कि ये चीजें चीफ जस्टिस के सामने में नहीं रखी गई। तो जो ऑर्डिनरीली होता है वही हम इश्यूम करेंगे, और ऑर्डिनरीली ये होता है कि हर 3 महीने में वो स्टेटमेंट जो पेंडिंग केसेस होते हैं वो चीफ जस्टिस के पास लाए जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आदमी इतने सालों तक रह गया और हमें पता ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है? मतलब इसको तो हम ज्यादती नहीं ना, इसको तो हम इनह्यूमन बोलेंगे। ये तो इनह्यूमन है, एंड इट इज द बिगेस्ट डिनायल ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम दूसरों को बोलते हैं, लेकिन जुडिशरी खुद जो है इस मामले में
जैसे कि मैंने बोला, शमशार होना चाहिए बिल्कुल। और सर चलते-चलते एक आखिरी सवाल कि स्कूलों में गर्मियों और जाड़ों की छुट्टियाँ होती हैं, कॉलेजेज में होती हैं। ये जुडिशरी में इतनी लंबी-लंबी, एक तो इतने पेंडिंग केसेज़ हैं और फिर इतनी लंबी-लंबी छुट्टियों का क्या मतलब होता है? इस बार कहा भी चीफ जस्टिस साहब ने कि हम तो छुट्टी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लायर लोग, वकील लोग, एडवोकेट लोग नहीं मानेंगे। देखिए, ऐसा है कि जजेस के पास, एंड जज इंक्लूड्स चीफ जस्टिस, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस तो होते हैं। वो कब लिखा जाएगा? अमेरिका में जब भी सुप्रीम कोर्ट में जब केस लिस्ट होता है ना, उससे पहले जजेस उसको पढ़ते हैं, पढ़ के रेडी होते हैं उस पे, और तब वो केस लिस्ट होता है जब वो बोलते हैं कि तुम 20 मिनट में खत्म करो या आधे घंटे में खत्म करो, जो उनका टाइम फिक्स किया हुआ है। और वो फिक्स करते हैं लॉयर्स के साथ बात करके कि आपको कितना टाइम चाहिए। तो वो जी। सामने वाला जो है वो सारी चीजें जानता है, लेकिन लिस्ट तभी होता है वो केस जब वो रेडी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सिस्टम है ही नहीं, कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस हैं। हम कैसे बोलेंगे कि सारे केसेस आप रेडी करके आइए? तो जिन केसेस में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए कब प्रिपेयर करेंगे आप? जैसे वक्फ का इशू है, ये बहुत आसान भी है और तकलीफ दे है। इसमें आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा कि मुझे हो सकता है ऐसा जजमेंट देना पड़े जो लोगों को अच्छा नहीं लगे। जज का काम ये तो नहीं है ना कि ही लुक्स एट द गैलरी कि क्या अच्छा लग रहा है मैं वही जजमेंट दूं। वो काम नहीं है जज का। जज का काम तो इंडिपेंडेंटली फैसले देना है। तो उसके लिए जो है, मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत टाइम लगता है। और कॉम्प्लेक्स केसेस को कब डिसाइड करेंगे आप? शायद लोगों का ये अंदाजा है कि ये जो छुट्टियां होती हैं ये तो मस्ती करते होंगे। ऐसी बात नहीं है पांडे साहब, मस्ती कुछ लोग करते होंगे, क्योंकि उसके लिए हम क्या ही बोले। जैसे आपने बताया उन जज साहब का, जिन्होंने बोला कि मैं जिंदगी भर आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया है। तो उन जैसे लोगों का तो आप कुछ नहीं ना। लेकिन जो एक हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने सावरकर के ऊपर में, वीर सावरकर के ऊपर में टिप कुछ बोल दिया कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सरेंडर नहीं करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जो केस हुआ उसको तो स्टे कर दिया शायद, लेकिन बोला कि आप फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में ऐसा नहीं बोल सकते। ये कौन सा कानून है? आप नेहरू के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, गांधी के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, लेकिन सावरकर के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। तो ये जो स्टैंडर्ड एक टाइप का डबल अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको अवॉइड करना चाहिए। आपके थैंक यू। साथ बात करते हुए हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं, वो आपसे जानने को मिलता है, इसीलिए बार-बार आपको हम परेशान करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं, उनको भी चीज़ों को देखने का, समझने का एक अलग नज़रिया मिलता होगा इससे, इसीलिए लोग शौक से देखते हैं। हम जस्टिस साहब को फिर परेशान करेंगे, लगातार उनसे बात करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया सर।